मैं संजय सर आपको अपने चैनल पीसीएम बाय संजय सर में स्वागत करता हूं। क्योंकि अभी पिछले वीडियो में आपने मुगल काल यानी मध्यकालीन भारत को खत्म किया है। आधुनिक भारत आज आपके सामने मैं लेके आया हूं, यानी उत्तर मुगल काल। लेकिन उत्तर मुगल काल समझने से पहले मुगल काल की कुछ जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा, ताकि आपके दिमाग में ये उत्तर मुगल काल और मुगल काल समझ में आ जाए। मुगल काल वो शासन था जिसमें शक्तिशाली राजाओं ने शासन किया। उत्तर मुगल काल वो शासन है जिसमें राजा ने कम शासन किया, उसके वजीर ने या फिर उसके सामंतों ने शासन किया। तो आप जानते हैं मुगल काल की स्थापना 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद शुरू हुई और दिल्ली सल्तनत वहां पे खत्म हुआ। मुगल शासक बाबर जो था काबुल से भारत की तरफ आया और उसने इब्राहिम लोदी को पानीपत के पहले युद्ध में हराया और वहां से उसने मुगल काल की स्थापना की। उसके बाद मुगलों का शासन जो दौर चला वो बड़ा अच्छा चला, शासक भी अच्छे थे और उत्तराधिकारी का युद्ध भी ना के बराबर था। एक दूसरे का एक तालमेल था, एक दूसरे का एक समझौता था। जैसे पहले शासक बाबर आए, बाबर ने 1526 से लेके 1530 तक शासन किया। उसके बाद उनका पुत्र हुमायूं बना, जिसने 1530 से लेके 1540 तक शासन किया। 40 से लेके 55 के बीच में सूर्यवंश आ जाता है और उसके बाद फिर 1555 में हुमायूं वापस लौट के आते हैं और 1556 तक शासन करते हैं। हुमायूं के बाद उनका पुत्र अकबर 1556 में शासन स्थापित करता है और उस समय पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा जाता है। अकबर का शासन 1556 से लेके 1605 तक चलता है। इसके बाद भी ठीक रहा। 1605 के बाद उनका पुत्र सलीम जहांगीर जो था वो शासन करता है और वो 1627 तक चलता है। 1627 में उसका शासन खत्म होता है और 1628 में उसका पुत्र शाहजहां शासक बनता है, शासन करता है। 1628 से लेके 1657 तक वो शासन करता है। फिर उसका पुत्र यहीं से परिवर्तन होता है मुगल का, यहां से उत्तराधिकारी का युद्ध शुरू होता है। 1657 के बाद उत्तराधिकारी का युद्ध शुरू होता है और उस युद्ध में औरंगजेब जीतता है। औरंगजेब जीतने के बाद नया चलाता है अपना शासन। वो 1658 से लेके 1658 से लेके 1707 तक शासन करता है। उस दौरान अपने पिता शाहजहां को कैद भी रखता है। तो 1707 में जब 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ तक वास्तविक मुगल शासन खत्म हो जाता है और यहाँ से जो शासक बनते हैं वो कमजोर शासक थे और आपस में विवाद से घिरे रहे और इनका शासन काल भी अल्प होता गया और क्षेत्र भी छोटा होता गया। तो ये जो नया शासन शुरू होता है वो उत्तर मुगल काल शुरू होता है और यहीं से आप कहें तो आधुनिक भारत की भी शुरुआत होती है 1707 से। अब यहाँ से मैं उत्तर मुगल काल के शासकों को गिनाना चाहूँगा, ध्यान से सुन लें। 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो उसका पुत्र मुअज्जम जो था वो बहादुर शाह प्रथम की उपाधि लेके गद्दी पे बैठता है। मुअज्जम के बाद जहांदार शाह बनता है। जहांदार शाह के बाद आपका फर्रुखसियर बनता है। फर्रुखसियर के बाद रफीउद्दर्जात बनता है। उसके बाद रफीउद्दौला बनता है। उसके बाद मुहम्मद शाह बनता है। फिर अहमद शाह बनता है। अहमद शाह के शासन के बाद आलमगीर द्वितीय बनता है। फिर आपका शाह आलम द्वितीय बनता है। फिर आपका अकबर द्वितीय बनता है और उसके बाद अंतिम शासक जो आता है बहादुर शाह द्वितीय यानी बहादुर शाह जफर बनता है। इस प्रकार उत्तर मुगल काल जो था वो 1707 में शुरू होता है और 1857 यानी 1857 भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जब तक शुरू नहीं होता तब तक का समय जो है वो उत्तर मुगल काल कहलाता है। तो मैं आज आपके सामने आधुनिक भारत
यानी उत्तर मुगल काल लेकर आया हूं। परीक्षा की दृष्टि से इसमें बहुत से प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि यहाँ कई नए नए शासक आए, अंग्रेजों का भी शासन का दौर चला, इसी बीच में आपका बक्सर का युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध या फिर प्लासी का युद्ध, कई प्रकार के युद्ध भी लड़े गए। तो ये जो समय है उत्तर मुगल काल, सभी परीक्षा की दृष्टि से स्पेशली प्रीलिम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं आपको शुरू करने जा रहा हूं उत्तर मुगल काल। इस पे आप ध्यान दें, कहां से शासन शुरू होता है और कहां पे खत्म होता है। तो मैंने बताया 1707 से ये शुरू होगा और 1857 1857 में जाकर ये खत्म होगा। तो पहला जो उत्तर मुगल काल था, मैंने अभी बताया, वो बहादुर शाह प्रथम था। बहादुर शाह प्रथम, इसकी जानकारी मैं आपको दे दूं। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके 3 पुत्र मुअज्जम, आजम और कामबख्श बचते हैं। चूंकि औरंगजेब ने वसीयत के आधार पे इन लोगों को क्षेत्र बांट दिया था, लेकिन जानते ही हैं राजा के पद के लिए आपस में होड़ लगी और ये तीनों भाई आपस में भिड़ गए। उसमें जो मुअज्जम था वही बहादुर शाह प्रथम की उपाधि धारण करके गद्दी पे बैठता है। दूसरी बात, ये अपने समय में 2 युद्ध लड़ता है। एक युद्ध था जजायू का युद्ध और दूसरा है बीजापुर का युद्ध। जजायू का युद्ध जो है वो आगरा के पास का क्षेत्र था, जहां वो अपने भाई आजम से युद्ध करता है और आजम को इस युद्ध में वो हराता है। फिर दूसरा युद्ध जो है वो दक्षिण में बीजापुर में अपने दूसरे भाई कामबख्श से करता है और उसे भी इस युद्ध में वो हरा देता है। इसके बाद ये गद्दी पे बैठता है और बहादुर शाह प्रथम की उपाधि धारण करता है। एक चीज याद रखेंगे, इसे एक उपाधि प्राप्त है जो कई परीक्षाओं में पूछा गया है, वो है शाहे बेखबर। शाहे बेखबर की इसे उपाधि प्राप्त है जो खफरी खान ने इसको दे रखा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, इसको आप जरूर याद रखेंगे। दूसरी बात, आप जानते हैं कि औरंगजेब जो था वो मुस्लिम धर्म को लेकर काफी जिज्ञासु था और दूसरे शासकों को, दूसरे धर्म के शासकों को बुरी तरह से प्रताड़नाएं देता था। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह में ये जो खूबी थी ये नहीं थी। वो एक सहिष्णु शासक था। वो जानता था कि औरंगजेब की इसी नीति की वजह से पूरा भारत खंडित हो रहा है, तो उसने सबसे तालमेल बना के रखा। उसने राजपूत शासकों से, मराठाओं से, यहाँ तक इनफैक्ट सिखों से, उन सब से वो अपना तालमेल बनाते रहा। हाँ, ये रहा अलबत्ता कि सिखों से उसके रिश्ते खराब हो गए। उसका कारण था कि जैसे ये गद्दी पर बैठा, गुरु गोविंद सिंह की हत्या हो गई और जो नया सिख धर्म का नेतृत्व करता था बंदा बहादुर, उससे इसका तालमेल अच्छा नहीं था। तो सिखों को छोड़ के बाकी जो वर्ग था उससे इसके संबंध अच्छे थे। ये सहिष्णु था और इस प्रकार आपका बहादुर शाह प्रथम से जो प्रश्न थे वो खत्म हो जाते हैं। अब बहादुर शाह के बाद बहादुर शाह के 4 पुत्रों में फिर उत्तराधिकारी का युद्ध शुरू होता है। बहादुर शाह का जो शासनकाल था वो 1707 से लेके 1712 तक चलता है। बहुत छोटा सा शासनकाल आपका 5 वर्षों का बहादुर शाह प्रथम का चलता है। उसके बाद उसके 4 पुत्रों में युद्ध शुरू होता है, उत्तराधिकार का युद्ध जिसे आप कह सकते हैं। उसमें उसका जो सबसे कमजोर पुत्र था जहांदार शाह, वो गद्दी पे बैठता है। लेकिन वास्तविक शासन जो था वो उसके हाथ में नहीं था, वो था जुल्फिकार खान के हाथों में। जुल्फिकार खान जो था वो एक सामंत था जो जहांदार शाह की मदद करता है उसके भाई के साथ युद्धों में और जहांदार शाह को विजयी बनाता है। जहांदार शाह जब शासक बनता है तो जुल्फिकार खान को वो अपना वजीर नियुक्त करता है। तो ये जो जहांदार शाह था इसे लंपट मूर्ख की संज्ञा देख के रखा गया है। इसे लंपट मूर्ख कहा जाता था। लंपट मूर्ख इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसे शासन में बहुत ज्यादा रुचि नहीं थी, शासन के कार्यों से वो अनभिज्ञ था। पूरा शासन जो था वो जुल्फिकार खां ही चलाया करता था। और सबसे बड़ी चीज थी कि इसका जो
एक वेश्या थी जिसका नाम था लाल कुड़ी। लाल कुड़ी से कुछ इसके संबंध ऐसे बन गए, कहा जाता है कि उसके प्रति काफी आसक्त था, तो उससे संबंध कुछ ऐसे बन गए कि इसने शासन की बागडोर अपने हाथों में लिया ही। जुल्फिकार खां को जो समझ में आता था शासन वही करता था। इस प्रकार जहांदार शाह बहुत छोटा सा शासन करता है 1712 से लेके 1713 तक। इसी समय एक नए व्यक्ति का उदय होता है सैयद बंधुओं का। सैयद बंधु दो भाई थे, सैयद बंधु जो भारतीय मुसलमान थे, वो लोग का उदय होता है और वो इस जहांदार शाह की हत्या करवा देते हैं और वो अपना शासक नियुक्त करते हैं। अगला शासक जो था वो फर्रुखसियर था सैयद बंधुओं द्वारा। मैं पहले सैयद बंधुओं के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूंगा। सैयद बंधु जो थे वो काफी योग्य नेतृत्व करता थे और भारत में उन्होंने जो तबका प्राप्त किया वो काफी ही मजबूत रहा। उन्हें शासक निर्माता के रूप में भी जाना जाता है, किंग मेकर के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि मुगल शासन में 4 शासक उन्होंने बनवाए। फर्रुखसियर, रफीउद्दर्जाद, रफीउद्दौला और ये मोहम्मद शाह, 4 शासक जो थे वो सैयद बंधुओं द्वारा बनवाए गए थे। जहांदार शाह की हत्या सैयद बंधुओं ने करवाई। अब सुनिए, ये सैयद बंधु कौन थे? सैयद बंधु 2 भाई थे, अब्दुल्ला खां और हुसैन खां। इन दोनों भाइयों ने जब जहांदार शाह की हत्या करवाई तो उसके बाद फर्रुखसियर जब गद्दी पे बैठा तो इनको इनके कार्य के हिसाब से पदवी दिए गए। अब्दुल्ला खां को वजीर नियुक्त किया गया फर्रुखसियर के शासनकाल में और हुसैन खां को इन्होंने मीर बख्श नियुक्त किया। मीर बख्श जो था वो सेना का समस्त कार्य देखता था। लेकिन फर्रुखसियर के कुछ समय तक शासन करने के बाद फर्रुखसियर को ऐसा लगता है कि ये सैयद बंधु उसके इंटरनल मामलों में, आंतरिक मामलों में बहुत ज़्यादा दखल देते हैं, तो वो सैयद बंधुओं को हटाने की योजना बनाता है। परंतु इस बात का ज्ञान सैयद बंधुओं को हो जाता है और वो फर्रुखसियर की हत्या करा देते हैं। इसीलिए इसे घृणित कायर की भी संज्ञा दी गई है। जो आपका फर्रुखसियर है ये घृणित कायर के रूप में जाना जाता है। इसका शासनकाल जो था 1713 से लेके 1719 के बीच का रहा। 1713 और 19 के बीच में जो मुख्य कार्य हुए वो फर्रुखसियर के काल में ही हुए। उसमें मैं आपको बता दूं 1716 में मैंने अभी बताया सिख धर्मों का जो नया नेता था बंदा बहादुर, 1716 में उसे पकड़वा के दिल्ली में फांसी पे चढ़ा दिया गया। ये प्रश्न पूछा भी जाता है कि बंदा बहादुर को किसके शासनकाल में फांसी दिया गया, तो वो फर्रुखसियर था। फिर 1717 में ये एक शाही फरमान जारी करता है। 1717 में ये एक शाही फरमान जारी करता है जिसमें ये ब्रिटिश लोगों को, अंग्रेज लोगों को एक आदेश देता है कि 3000 रुपये में, महज 3000 रुपये में बंगाल में वो लोग अपना कारोबार कर सकते हैं। और मैं बता दूं, प्रश्न में पूछा भी गया है कई तरह का कि अंग्रेजों के लिए मैग्ना कार्टा सिद्ध होता है। जैसे मैग्ना कार्टा की संधि काफी महत्वपूर्ण थी, वैसे ही ये शाही फरमान था वो अंग्रेजों के लिए काफी महत्वपूर्ण रहा। तो 1707 में ये फर्रुखसियर के शासनकाल में हुआ और 1716 में ये बंदा बहादुर को फांसी दे देता है। एक प्रश्न और यहां से पूछा जाता है, राजस्थान के राजा थे जयसिंह, उनको सवाई की उपाधि फर्रुखसियर ही देता है और उन्हें सवाई राजा जयसिंह कहा गया। तो ये भी प्रश्न आपके फर्रुखसियर सेक्शन से रहा। 1713 से लेके 1719 तक इसका शासनकाल रहा। 1719 के फरवरी में जब इसकी हत्या हो जाती है तो नया शासक जो था रफीउद्दर्जाद बनता है, जो कि बहुत छोटा शासन काल उसका रहता है। फरवरी में बनता है और जून में उसकी मृत्यु हो जाती है। क्योंकि सैयद बंधुओं ने इसे भी नया शासक घोषित किया था तो टीबी की इसे बीमारी थी और रफीउद्दर्जाद की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद सैयद बंधु फिर से नया शासक नियुक्त करते हैं जून में। रफीउद्दौला को जो नियुक्त करते हैं तो उसका शासनकाल भी अल्पकाल चलता है। जून में वो बनता है और सितंबर में उसकी भी मृत्यु हो जाती है पेचिस नामक बीमारी से। तो सैयद बंधु के ये 3 शासक तो मर चुके थे।
अब जब ये रफीउद्दौला पेचिश की बीमारी से मर जाता है तो फिर से सैयद बंधु एक नया शासक नियुक्त करते हैं, मोहम्मद शाह। लंबा शासनकाल इसका चलता है 1719 से लेके 1748 तक। इसके समय काल में बहुत सी घटनाएं घटित हुई, प्रीलिम्स में इससे भी प्रश्न भी उठते हैं। तो 1719 से लेकर 1748 तक ये मोहम्मद शाह शासन करता है और इसे सैयद बंधु ही बनाते हैं। तो आपने देखा क्रम से 4 शासकों को सैयद बंधु गद्दी पर बैठाते हैं, उस वजह से उन्हें किंग मेकर या शासन निर्माता के रूप में भी जाना जाता है। परीक्षा में पूछा भी गया है कि उत्तर मुगल काल में किंग मेकर या शासन निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है, तो सैयद बंधु, अब्दुल्ला खां और हुसैन खां। जब मोहम्मद शाह गद्दी में बैठता है तो वो जानता है कि सैयद बंधु जो हैं ये अभी तक के शासकों के साथ जो किए हैं वो मेरे साथ भी करेंगे। इस वजह से वो सैयद बंधु कुछ करें इससे पहले वो सैयद बंधु की हत्या करवा देता है। तो एक प्रश्न यहां से बनता है कि सैयद बंधुओं का पतन किसके शासनकाल में हुआ, तो वो था मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के शासनकाल में ये सैयद बंधुओं का पतन हो गया। हम आपको बता दें मोहम्मद शाह को रंगीला की उपाधि प्राप्त थी और इतिहास में इसे मोहम्मद शाह रंगीला भी कहा जाता है। तो ये एक रहा। सबसे मुख्य घटना जो मोहम्मद शाह के शासनकाल में हुई वो हुई 1739 की घटना। आपसे प्रश्न पूछा भी गया है कि नादिर शाह ने भारत पे कब आक्रमण किया, तो मैं आपको बता दूं 1739 में इसने भारत पे आक्रमण किया। नादिर शाह जो था वो ईरान का शासक था। वो पंजाब तक अक्सर आता था, लूटपाट किया और चलता बना। लेकिन अचानक उसे दिल्ली से मोहम्मद शाह के किसी करीबी ने निमंत्रण दिया और इस बार पंजाब से आगे बढ़ जाता है और दिल्ली पहुंच जाता है। हम आपको बता दें मोहम्मद शाह जो था वो इस नादिर शाह का बहुत विरोध नहीं कर पाता है और नादिर शाह दिल्ली पे अपना अधिकार कर लेता है। यूं कहिए कि जब दिल्ली पर अधिकार का मतलब पूरे भारत में उसका अधिकार हो जाता है। 57 डेज तक, 57 दिनों तक वो दिल्ली में रहता है और दिल्ली में बहुत ज़्यादा लूटपाट करता है, बहुत ज़्यादा हत्याएं करता है, लेकिन उसका कोई विरोध नहीं होता है। अपने इन्हीं आक्रमण करने के कारण, चूंकि लगातार नादिर शाह ये आक्रमण करता है, उसे ईरान का नेपोलियन कहा गया है। यानी ईरान का जो नेपोलियन है वो नादिर शाह है। दूसरी बात, जब 57 डे वो दिल्ली में रह लेता है तो वो उसका उद्देश्य भारत में शासन करना नहीं था। वो भारत को सिर्फ आर्थिक दृष्टि से देखता था और यहाँ सिर्फ लूटपाट करने आया था। तो यहाँ से वो लूटपाट करके अपने यहाँ वापस लौट जाता है। तो यहाँ प्रश्न बनता है कि वापसी के समय वो भारत से क्या क्या लेके गया। तो मैंने आपको मुगल सेक्शन में बताया है कि शाहजहां ने मयूर सिंहासन का निर्माण कराया था, जिसे तख्ते हाउस भी कहा जाता है। तो नादिर शाह लौटते समय इस तख्ते हाउस को लेके चल देता है। साथ में कोहिनूर हीरा जो है वो भी लेके जाता है, जो गोलकुंडा से प्राप्त हुआ था। इसके बाद बहुत ज्यादा धन जितना वो पाता है वो लूट के वापस चल देता है। ये जो मोहम्मद शाह के समय ये जो सबसे बड़ी घटना थी वो यही घटना थी, नादिर शाह की। नादिर शाह का आक्रमण, मयूर सिंहासन का जाना, कोहिनूर हीरा का जाना। और यहां से एक प्रश्न बनता है कि अंतिम मुगल शासक जो कि मयूर सिंहासन पर बैठा तो वो था मोहम्मद शाह, क्योंकि मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही ये सिंहासन जो था वो नादिर शाह लेके चला गया। तो सिंहासन बचा ही नहीं, तो आगे जो मुगल शासक बैठे वो मयूर सिंहासन पे नहीं बैठे। तो ये एक प्रश्न बन गया। फिर सबसे बड़ी चीज, इस मोहम्मद शाह के समय में ही भारत जो था वो खंडित होना शुरू हो गया। इसी के शासनकाल में यूपी जो था वो अवध प्रांत होकर अलग हो गया। बंगाल, बिहार, उड़ीसा एक प्रांत बनके ये अलग हो गए। हैदराबाद अलग हो गया, कर्नाटक अलग हो गया। ये सब जो थे ये मुगल शासन से अलग होते गए और ये मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही था। पूछा गया है किसके शासनकाल में
अवध का निर्माण हुआ, चाहे हैदराबाद का निर्माण हुआ, चाहे कर्नाटक का निर्माण हुआ, चाहे बंगाल का, तो ये सब मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही हुआ। मोहम्मद शाह के शासनकाल में जो निर्माण हुए ये किसने किया, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे अवध का जो निर्माता था वो सआदत खां, सआदत खां ने अवध का संस्थापक उसे कहा जाता है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों एक में थे, तो बंगाल का जो संस्थापक था वो था मुर्शिद कुली खां। ध्यान से देखेंगे, प्रश्न पूछा गया है। मुर्शिद कुली खां जो था वो बंगाल का संस्थापक था। उसके बाद आपके हैदराबाद का जो संस्थापक था वो था चीन किलिच खां। चीन किलिच खां, जिसे निजामुल मुल्क भी कहा जाता है, वो हैदराबाद का संस्थापक था। फिर आपका बचता है कर्नाटक, तो ये कर्नाटक का जो संस्थापक था वो था सादतुल्ला खां। तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में ये जो चार प्रांत अलग हुए, बंगाल मुर्शिद कुली खां, अवध सआदत खां, हैदराबाद चीन किलिच खां और कर्नाटक सादतुल्ला खां, तो ये एक प्रश्न बन के आ जाता है जीके। मोहम्मद शाह के बाद नया शासक जो बनता है वो अहमद शाह बनता है। अहमद शाह के समय से बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं, लेकिन 1748 में जब मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है तो 1748 के बाद 1754 तक अहमद शाह शासक बनता है। अहमद शाह के समय में फिर से इन ईरान शासक का आक्रमण होता है। चूंकि नादिर शाह की मृत्यु हो गई रहती है तो उसका उत्तराधिकारी जो था वो था अहमद शाह अब्दाली। प्रश्न पूछा गया है कि अहमद शाह अब्दाली का प्रथम आक्रमण किस मुगल शासन के दौरान हुआ था, तो वो है अहमद शाह। यानी अहमद शाह अब्दाली ने भारत पे जब आक्रमण किया, पहला आक्रमण, तो उस समय जो मुगल शासक था वो था अहमद शाह। वो अब्दाली है और ये अहमद शाह है, इसका ख्याल रखेंगे। तो ये रहा आपका अहमद शाह जो 1748 से लेके 1754 तक शासन करता है। 1754 में इसका शासन खत्म होता है। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पे 7 बार आक्रमण किया, जिसका पहला आक्रमण 1748 ही था, मैंने अभी बताया आपको। फिर उसके बाद बनता है आपका आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय जो है 1754 से लेके 1758 तक शासन करता है। अब इसके बाद जो शासक बने वो द्वितीय होंगे। आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, ये आपके 4 शासक अब आएंगे। तो आलमगीर द्वितीय जो था वो आपका 1754 से लेकर 1758 तक शासन करता है। और इसके समय भारत में जो सबसे बड़ी घटना घटित हुई थी वो थी 1757 का प्लासी युद्ध। आप जानते हैं 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। तो प्रश्न बनता है कि जब प्लासी का युद्ध हुआ था उसमें मुगल शासक कौन था, तो वो था अहमद शाह। तो अहमद शाह वो प्लासी का युद्ध जब हुआ था तो उस समय था आलमगीर द्वितीय, क्योंकि आलमगीर द्वितीय जो था वो 54 से 58 तक शासन रहा और 1757 में जो था वो आपका प्लासी का युद्ध हुआ, तो आलमगीर द्वितीय था। उसके बाद जो शासक बनता है वो बनता है शाह आलम द्वितीय, जो कि 1759 से लेके 1806 तक शासन करता है। इसके समय कई घटनाएं घटित हुई हैं, ध्यान से देखें। शाह आलम द्वितीय जो है 1759 से लेके 1806 तक शासन करता है। मुगल काल में यह पहला ऐसा शासक था जिसके समय 2 शासक बने। चूंकि जब आलमगीर द्वितीय की मृत्यु होती है उस समय शाह आलम जो था वो बिहार में था, तो बिहार में वो अपने बिहार का शासक बनता है, बिहार में अपना भाई राज्याभिषेक कराता है। लेकिन दिल्ली में उसमें शाहजहां तृतीय था, तो दिल्ली में ये अपना राज्याभिषेक करा लेता है। इस प्रकार एक मुगल शासन में 2 शासक इसी के दौरान बने थे। प्रश्न बनता भी है कि कौन से मुगल काल में, कौन से मुगल शासक के दौरान गद्दी पे 2 शासक बने, तो ये था शाह आलम द्वितीय और शाहजहां तृतीय। शाहजहां तृतीय दिल्ली में और शाह आलम द्वितीय बंगाल में। तो ये लोग शासक करते हैं। बाद में इन दोनों के बीच में युद्ध होता है और शाह आलम द्वितीय जीतता है और फिर से गद्दी उसे मिलती है और भारत का नया शासक शाह आलम द्वितीय बनता है। क्योंकि शाह आलम द्वितीय 1759 से लेके 1806 तक बनता है, तो उस समय भारत में बहुत सी घटनाएं घटित होती हैं।
जैसे बक्सर का युद्ध 1764, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761, ये दोनों शाह आलम के शासनकाल में हुए। 1761 में जो पानीपत का तृतीय युद्ध होता है वो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में होता है। क्योंकि मराठे भारत में शासन करना चाहते थे और अब्दाली इनसे काफी नाराज था, तो 1761 में इन लोगों के बीच में आपका पानीपत का तृतीय युद्ध होता है, जिसमें मराठे जो है वो हार जाते हैं और अब्दाली इसमें जीतता है। इसके बाद संपूर्ण भारत का जो मराठों का सपना था वो चकनाचूर हो जाता है और उनका पतन होना शुरू हो जाता है। 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। वास्तविक रूप से अगर आप इतिहास को ढंग से देखें तो 1764 ही वो युद्ध था जिसके बाद ब्रिटिश लोगों का भारत पे अधिकार हुआ। क्योंकि 1757 में वो लोग प्लासी का युद्ध तो जीते थे, लेकिन उस युद्ध में उन्होंने सिर्फ बंगाल के नवाब को हराया था। लेकिन 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था उसमें भारत के 3 ताकतवर शासक एक साथ थे। अवध का नवाब, मुगल शासक शाह आलम और बंगाल का नवाब, इन तीनों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ 1764 में युद्ध लड़ा, जो कि अंग्रेज विजयी रहे और ये तीनों शासक हार गए। इससे संपूर्ण भारत पे अंग्रेजों का शासन हो गया और इसी के समय में 1765 में इलाहाबाद की संधि की गई। तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा भी गया है। 1765 में इलाहाबाद की संधि किसके शासनकाल में हुई? तो वो है शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में। इसी के शासनकाल में 1803 में एक ब्रिटिश अधिकारी थे, नाम था लॉर्ड लेक। उन्होंने मुगल शासन को यानी शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजों का संरक्षण दे दिया। नहीं, अब हालांकि 1764 में जो बक्सर का युद्ध हार गए उसके बाद ब्रिटिश शासन हो गया, लेकिन उसके बाद भी शाह आलम का शासन चलता रहा, उसे पूर्णतः खत्म नहीं किया गया। लेकिन 1803 में लॉर्ड लेक द्वारा इस शासन को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया और भारत पे मुगल शासन अंग्रेजों पे आश्रित हो गए। शाह आलम को मैं बता दूं, इसकी आंखें निकलवा दी गई थी, फोड़ दी गई थी और लंबे समय तक ये अंधा रहा और अंधेपन में ही शासन किया इसने। तो 1806 में इसका शासन खत्म होता है और शाह आलम यहाँ से खत्म हो जाता है। उसके बाद आपका आता है अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय का शासनकाल थोड़ा लंबा तो है, लेकिन काम उसने कुछ नहीं किया। 1806 में शाह आलम के बाद, शाह आलम द्वितीय के बाद अकबर द्वितीय शासन करता है, लेकिन उसके समय का कोई प्रश्न नहीं बन के आता है। एकमात्र प्रश्न बन के आता है ये कि जब वो अंग्रेजों द्वारा प्रताड़ित होता है तो राम मोहन राय को, जिन्हें आप राजा राम मोहन राय कहते हैं, उन्हें बुलाता है और उन्हें ब्रिटिश राज्य में भेजता है, इंग्लैंड भेजता है और खबर भिजवाता है कि अंग्रेज उसके साथ अनैतिक व्यवहार करते हैं। इसके लिए वो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देता है। एक प्रश्न यहां से बनता है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? तो वो था अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय जो था वो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देता है और इस प्रकार 1806 से लेके 1837 तक अकबर द्वितीय का शासन चलता है और उसका शासन खत्म हो जाता है। शासन तो अब अंग्रेजों का चल रहा था, लेकिन नाम मात्र के मुगल शासन अभी स्थापित था। 1837 में बहादुर शाह द्वितीय शासन पे बैठता है, गद्दी पे बैठता है, जिसे जफर भी कहा जाता है। इतिहास में इसे बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है। 1837 में बैठता है और 1857 यानी 1857 तक रहता है, जब तक भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू नहीं होता। हम आपको बता दें, अंग्रेज अब मुगल शासन को, मुगल शासकों को, उनको अपने यहाँ से हटाने को तैयार थे, लाल किला खाली कराने को तैयार थे और मुगल शासक काफ़ी परेशान थे क्योंकि अब उन्हें किंग की उपाधि नहीं दी जाएगी, अब उनके बच्चों को लाल किले से बाहर रहना पड़ेगा। तो बहादुर शाह जफर परेशान थे। तभी 1857 में आप जानते हैं 9 मई को मेरठ में
सिपाहियों ने विरोध किया और 10 मई को वो लोग दिल्ली पहुंचते हैं। काफी रिक्वेस्ट के बाद वो बहादुर शाह जफर को अपना नेता और भारत का राजा घोषित कर देते हैं। बहादुर शाह जफर तैयार तो हो जाते हैं, लेकिन अंग्रेजों का विरोध क्रांतिकारी पूरी तरह से नहीं कर पाते हैं और युद्ध में हार जाते हैं। युद्ध में हारने के बाद बहादुर शाह जफर को कैद किया जाता है और उन्हें भारत से बाहर भेज दिया जाता है। यानी ऐसा कहा जाए तो अंग्रेजों द्वारा निर्वासित एकमात्र मुगल शासक बहादुर शाह जफर, और उन्हें रंगून भेज दिया जाता है। रंगून म्यांमार में पड़ता है। पहले म्यांमार की राजधानी रंगून हुआ करती थी। तो वहाँ बहादुर शाह जफर चले जाते हैं, वहीं निर्वासित होकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं और 1862 में उनकी वहीं पे मृत्यु हो जाती है। लेकिन मुगल शासन जो था वो खत्म हो जाता है 1857 में, क्योंकि यहाँ का शासक अब रंगून निर्वासित हो चुका था। लेकिन वास्तविक रूप से, कागजी रूप से ये मुगल शासन का खत्म जो था वो 1 नवंबर 1858 को हुआ, जब ब्रिटिश साम्राज्ञी रानी विक्टोरिया ये घोषणा करती हैं कि भारत पे मुगलों का शासन अब पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है और वहाँ पे अब अंग्रेजों का शासन यानी ब्रिटिश साम्राज्ञी का शासन होगा। तो इस प्रकार मुगल शासन पूरी तरह से